गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ में पढ़ा था मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्क ऑफ रिवर कि नदी का क्या काम होता है। सबसे पहले इसमें देखा था कि वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है। तो वेदरिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटना, प्रोसेस होना मतलब लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। तो उसमें होता है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें होती हैं उनका छोटे छोटे टुकड़ों में बटना या ब्रेक होना, टूटना। इरोजन होता है इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन मतलब कि जो लैंडस्केप है, मतलब जो पूरी जो हमारे जो ज़मीनी इलाके हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो भी चीज़ें हैं लैंडस्केप के ऊपर, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, किसके द्वारा? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा। ये कहलाता है इरोजन। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो इरोडेड मटेरियल होता है वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? एक जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक पानी के द्वारा और हवा के द्वारा, एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है। दिस प्रोसेस इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्रोसेस होती है इरोजन की और डिपोजिशन की, उसके कारण कई सारे लैंडफॉर्म्स जो स्थल आकृतियाँ हैं पृथ्वी पर वो बनती हैं। तो इसमें हमने देखा था कि वर्क ऑफ रिवर क्या होता है। जो नदियाँ होती हैं कि वो जब बहुत ऊंचाई से, जो नदी है बहुत ऊंचाई से जब नीचे को गिरती है बहुत कठोर चट्टान पर, या बिल्कुल खड़ीदार जो घाटी होती है, एकदम खड़ी घाटी जो होती है, उस पर जब नीचे जब गिरती है तो वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल हम भी देखते हैं कि जो ऊंचाई से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें से थोड़ा धुआं भी निकलता है और अच्छा नीचे की तरफ झाग भी होता है, तो वो वाटरफॉल इसी तरह से बनता है। तो इसके बाद जो नदी होती है जैसे वो मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो उसकी जो फ्लो होता है, जो उसका बहाव होता है वो धीमा होता जाता है। तो और जैसे वो मैदानी इलाकों में जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, तो उसको मींडर्स बोलते हैं, मतलब बेंड होती जाती है, वो मुड़ जाती है, तो उसको मींडर्स बोलते हैं। यहाँ जैसे आप देखोगे ये जो नदी है यहाँ से जा रही है, ओके, तो ये मींडर्स, ये यहाँ पे मींडर्स है। और जब यही जो ये है और ये अपना ये है इन ड्यू the ends of the meander loop comes closer and closer in the due course of the time. Meander loops cut off from the river and forms a cut off lake, also called an oxbow lake. तो ये जो meanders होते हैं वो समय के साथ साथ जो meanders होते हैं वो नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो एट टाइम्स जब कभी जो नदी होती है वो अपने बैंक्स, मतलब अपने किनारों से बाहर निकल आती है, जिसको हम बोलते हैं बाढ़ आ गई, नदी ऊपर की साइड आ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नदी के जो तट होते हैं उससे ऊपर आ जाती है वो। और वो जब वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, कचरा और वो जो भी चीज़ें लेकर आती है वो पानी अपने साथ लाती है। तो जब जैसे जैसे उसका पानी उतरता है तो आप देखोगे कि वहाँ पतली सी एक लेयर, मिट्टी की पतली सी लेयर और बाकी और चीज़ें जो मटेरियल है वो वहीं पर छोड़ देती है, क्योंकि पानी में इतना बहाव नहीं होता कि वो वापस उसको नदी में ले जाए। तो इससे फ्लड प्लेन बनते हैं, बाढ़ के जो मैदान होते हैं, उपजाऊ बाढ़ के मैदान बनते हैं, और यहीं पर सबसे अच्छी जो फसल होती है वो होती है। तो और जैसे जैसे जो नदी है वो समुद्र की तरफ बढ़ती है तो उसका जो फ्लो है, उसका बहाव बहुत कम होता जाता है, और इस तरह से नदी के समुद्र के जो पास पहुँचते पहुँचते नदियाँ कई धाराओं में बँट जाती हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। कई धाराओं में बँट जाती हैं और हर धारा का जो मुहाना होता है
वहाँ पर डेल्टा फॉर्म करते हैं। तो ये डेल्टा है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा, सबसे वेल नोन जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा माना जाता है। और ये जो डेल्टा होता है, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो ज़मीन है वो दलदली होती है। इसी तरह हमने देखा वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव का क्या काम होता है, समुद्री जो लहरों का क्या काम होता है। समुद्र के बीचों बीच जो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें जो मिलती हैं, जब उन चट्टानों पर समुद्र की लहरें लगातार स्ट्राइक करती हैं, लगातार उस पर पड़ती हैं, तो उसमें वो होल बना देती हैं, तो उसको बोलते हैं सी केव्स। ठीक है। और समय के साथ साथ यही जो होल होते हैं वो और बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं। तो इन चट्टानों को वो मतलब दूसरी तरफ वो दिखने लगता है, नीचे का पूरा होल बिल्कुल होल बन जाता है और एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। तो ये है, इसको सी आर्चेज बोलते हैं। ये हो गया। अब यही जो यही और ये होल है जो और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है। तो ये ऊपर की जो रूफ होती है, ऊपर की जो छत है वो हट जाती है, सिर्फ ये वॉल्स जो दीवारें हैं वो रह जाती हैं। इसको स्टैक्स बोलते हैं। तो सी वेव्स का ये काम होता है। अब आज हम देखेंगे वर्क ऑफ आइस। तब जो बर्फ़ जो होती है उसका क्या काम होता है। बर्फ़ का क्या काम है, जो बर्फ़ गिरती है। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोडेड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। जो ग्लेशियर्स होते हैं, हिम नदी जिसको बोलते हैं, वो अथवा जो रिवर्स ऑफ आइस है, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, ये जो ग्लेशियर्स होते हैं अपने नीचे की कठोर चट्टानों से जो मिट्टी है, बुलडोजिंग जो मिट्टी है, बुलडोजिंग इसको हम बोलेंगे, वो और पत्थरों को वो एक्सपोज करती, मतलब वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। सॉलिड रॉक्स भी उनको भी साथ में बहा कर ले जाती है। तो ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज। जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें गहरे गर्त, गहरे होल, गहरे छेदों का निर्माण करते हैं। और एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। जैसे जब आइस जो बर्फ़ है वो पिघलती है, तो ये जो गहरे गहरे होल होते हैं, जो गहरे डीप हॉलोज जो होते हैं, खाली जगह जो होती है उसमें पानी भर जाता है और बहुत सुंदर लेक वो फॉर्म करती है, सुंदर लेक बनती है। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट। जो ग्लेशियर के द्वारा जो मटेरियल लाया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, छोटी चट्टानें होती हैं, सैंड रेत होती है, और सिल्ट कीचड़ ये होती है, ये वो डिपॉजिट छोड़ देते हैं। तो दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरैन। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये ग्लेशियर मोरैन, मतलब हिमनद जिसको हिमोड बोलते हैं, मोरैन वो फॉर्म करती है। तो लास्ट था हमारा वर्क ऑफ विंड। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये सैंड ड्यून्स, ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, रेत के पहाड़, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट। क्या आपने कभी रेगिस्तान, आप कभी गए हो, आपने देखा है रेगिस्तान कभी। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। कुछ जो चित्र हैं वो सैंड ड्यून्स के कलेक्ट करने की कोशिश करिए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज़ विंड। रेगिस्तानी इलाकों में जो एक्टिव एजेंट होता है इरोजन का और डिपोजिशन, इरोजन मतलब बहा के ले जाना, उड़ा के ले जाना, और डिपोजिशन मतलब छोड़ देना, वहाँ इकट्ठा जमा कर देना। तो उसका सबसे एक्टिव एजेंट होता है डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों में, हवा। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। डेजर्ट में आप जो रॉक्स होती हैं वो आप चट्टानें आप देख सकते हो मशरूम की शेप में। जो ऊपर का उनका जो टॉप होता है वो चौड़ा होता है, और नीचे जो का जो बेस होता है वो पतला सा होता है, मशरूम के आकार का होता है। तो कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, जिनको मशरूम रॉक्स कहा जाता है। Winds erode the lower section of the rocks more than the upper part.
जो हवा होती है वो इन रॉक्स का नीचे का पार्ट वो कर देती है, इरोड कर देती है, मतलब नीचे का पार्ट उसको वो उड़ा कर ले जाती है, मतलब नीचे की जो मिट्टी जो रेत होती है उसको वो उड़ा देती है, और ऊपर का जो सॉलिड पार्ट रहता है वो बचा रह जाता है। तो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सॉरी नैरो ये विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, मतलब ऊपर के हिस्से से ज़्यादा नीचे के पार्ट को हवा जो रेत होती है उसको हटा देती है। व्हेन देयरफॉर मशरूम रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप, इसके कारण जो मशरूम रॉक्स होती है उनका बेस जो होता है नैरो होता है, सकरा होता है, और टॉप वाइड होता है, चौड़ा होता है। तो when the wind blows, जब हवा चलती है, it lifts and transported sand from one place to another, जब हवा चलती है तो ये जो रेत को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते, लिफ्ट मतलब ले जाती है। when it stops blowing, जब हवा चलना बंद हो जाती है, the sand falls and gets deposited in low hill, तो जो रेत है वो नीचे गिर जाती है और वहीं पर डिपॉजिट हो जाती है, उससे छोटे छोटे हिल पहाड़ी टाइप बन जाते हैं, पहाड़ी जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, तो ये जो आप देख रहे हो ये इसी तरह के हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जब जो रेत के जो दाने होते हैं वो बहुत हल्के और बहुत बारीक होते हैं, तो उनको हवा बहुत दूर तक लेके जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया इज़ कॉल्ड लॉइस, जब इस तरह की जो रेत है वो बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में, विशाल एरिया में जब वो डिपॉजिट होती है तो उसको लॉइस बोलते हैं। तो लॉइस, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉइस इज़ फाउंड इन चाइना, मतलब इस तरह के जो ये इस तरह के जो विशाल जो लॉइस हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। तो आपने देखा इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपने देखा इस चैप्टर में कि हमने क्या क्या पढ़ा, चेंजिंग अवर चेंजिंग अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो किस तरह से चेंज होती है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो एंडोजेनिक मतलब अंदरूनी मतलब पृथ्वी के अंदर जो चेंजेस होते हैं प्लेट्स के खिसकने से, मूव होने के कारण, उसमें सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड आता है, और एक्सोजेनिक फोर्स में इरोजनल एंड डिपोजिशन होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशन, उसमें रिवर्स, विंड, सी वेव और ग्लेशियर, इनके कारण ही इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है, तो उसके कारण लैंडफॉर्म बनते हैं। तो ये हमारा ये चैप्टर हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं ग्लॉसरी, इसमें समझते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, ये शायद मैंने आपको बता दिया, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो ऊपरी जो परत है अर्थ की, उसमें अर्थ की उसमें कई सारे छोटे और बड़े कठोर और इरेगुलर शेप के की प्लेटें होती हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट्स, जिसमें महाद्वीप और ओशन जो फ्लोर होता है, पानी के नीचे जब देखोगे समुद्र में जब लोग जो अंदर तक जाते हैं जो लोग, वो उसमें देखोगे आप, उसमें सेल, शैवाल और मछलियाँ, बहुत सारे जो ओशन का जो फ्लोर होता है वो कैरी करती हैं ये प्लेट्स। ठीक है, अब इसमें एक ये दिया हुआ, डू यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, मतलब 3 तरह की अर्थक्वेक की जो वेव है वो होती है, वो क्या है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल किसको कहते हैं, हमने क्लास 6 में पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो पी वेव्स उनको बोलते हैं, पी वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एस वेव और ट्रांसवर्स वेव्स, एस तरंगे
पी तरंगे या एस तरंगे, ये पी तरंगे हैं, ये एस तरंगे हैं, और एल वेव्स और सरफेस वेव्स। एल वेव्स या जो सरफेस पे जो वेव्स होती है वो। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। तो ये हमको कुछ नहीं करना है, और हम देखते हैं कि और इसमें क्या देख सकते हैं। सॉरी। Do you know an earthquake is measured with a machine called a seismograph? Seismograph, the magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है एक मशीन से जिसका नाम है सेस्मिग्राफ, और इसकी जो तीव्रता है उसको मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल पे। तो 2.0 का या इससे कम का जो भूकंप आता है तो उसको मतलब महसूस नहीं होता ज़्यादा, ओनली लिटिल, थोड़ा सा। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। जो 5.0 इसका रिक्टर स्केल पर इसका का अर्थक्वेक आता है 5.0 का, तो वो चीज़ें डैमेज करता है और जो चीज़ें हैं वो गिराता है। पर 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। मतलब 6 या उससे ऊपर का जो अर्थक्वेक होता है उसको रिक्टर स्केल में नापते हैं हम, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाता है, और यदि 7 है तो समझ लो कि बहुत मेजर अर्थक्वेक है। ठीक है। और यहाँ भी ये बना हुआ है, डू यू नो जो दिया हुआ है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। मतलब हज़ारों छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड में। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला एंड साउथ अफ्रीका। सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल है वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल। और दूसरा द अदर वाटरफॉल्स ऑफ नाइग्रा falls located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe, Africa. तो ये कुछ वाटरफॉल्स थे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। कल से हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।